हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आर संतोष। मैं आज अनुसूची 5 यानी हमारे संविधान का वो प्रावधान जो जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं या अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। जो शेड्यूल्ड एरियाज है या अनुसूचित क्षेत्र है, ये विभिन्न राज्यों में स्थित है। ट्राइबल सब प्लान जैसे प्रोग्राम्स जो है इसके लिए बनाए जाते हैं। तो जो टीएसपी एरियाज होते हैं, नॉर्मली वो एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत ये दो अनुसूचियां हैं, एक अनुसूची 5 और दूसरी अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय, इन ऐसे 5 क्षेत्र है जहाँ के लिए अनुसूची 6 जो है वो लागू होती है। उनके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र है या जो अनुसूचित क्षेत्र है और मुख्यतः जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 5 में किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझना या याद रखना जरूरी है, और वो है राज्यपाल महोदय की शक्तियाँ। अनुसूची 5 राज्यपाल महोदय को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ जो है वो प्रदान करता है। इस अनुसूची 5 को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्र कौन से है और इनका विशेष ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अगर हम जिसे आदिवासी समाज कहते हैं या जनजातीय समाज कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम कहते हैं, इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इनके कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार के एक जीवन जीने के तरीके हजारों वर्षों से जो है वो चलते आए हैं। और इनकी ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, इनकी जो रूढ़ियाँ है, इनकी जो परंपराएं हैं, जिससे ये अपना जीवन जीते हैं, उनको आज के आधुनिक युग में बरकरार रखना अत्यावश्यक है। इस हेतु हमारे संविधान निर्माताओं ने इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए हुए हैं। दोस्तों, ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो जनजातीय लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए वहाँ शांति स्थापित हो, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना अत्यावश्यक है, और अनुसूची 5 इसी के बारे में बात करती है। यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय है, इनको कुछ विशेष शक्तियाँ दी है, और इन शक्तियों को देखने के लिए हम जो अनुसूची 5 है, इसमें जो 7 अलग अलग पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, हम इन पैराग्राफ्स को थोड़ा सा विस्तृत से देखते हैं, जिससे आपको अनुसूची 5 का महत्व समझ में आएगा। तो इन 7 पैराग्राफ्स में से अगर आप पहला पैराग्राफ छोड़ दोगे, जिसमें कल्याण हेतु विशेष प्रावधान वगैरह होने चाहिए, इसके बारे में बात की है, जो पैरा 2 है, पैरा 2 जो है ये बात करता है राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां है। देखो, राज्य हो या केंद्र हो, इनके पास कानून बनाने के अलावा कार्यकारी शक्तियां भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हम जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 162 जो है ये राज्य की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 73 जो है ये केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 162 है और उसके तहत जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां है, वो कार्यकारी शक्तियां जो है इस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगी। ठीक है। अब यहां की जो कार्यकारी शक्तियां है
इन कार्यकारी शक्तियों में राज्यपाल महोदय का जो विशेष स्थान है वो हम देखते हैं। जो पैरा 3 है, इस पैरा 3 का जिक्र बहुत बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में और मुख्यतः जो द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसमें हुआ है। यहां पर ये जो अनुसूची 5 के जो क्षेत्र है, संबंधित जो क्षेत्र है, यहां के प्रशासन संबंधी रिपोर्ट बनाने का अधिकार जो है राज्यपाल महोदय को है। और राज्यपाल महोदय रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भेजेगी, यानी राष्ट्रपति महोदय को भेजेगी। और राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के साथ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के साथ केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ आदेश दे सकते हैं। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ आदेश दे सकता है इन क्षेत्रों के बारे में कि यहां पर इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हो या यहां पर इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इस प्रकार के आदेश जो है वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को दे सकती है। जैसे पैरा 2 में देखा कि भाई राज्य सरकार के जो कार्यकारी शक्तियां है ये अनुसूची क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्र जो है यहां पर लागू होती है। पर जब केंद्र जो है वो राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के साथ जो है कुछ आदेश जो है वो राज्य सरकारों को देगा और वो राज्य सरकारों को उसकी पालना करनी होगी, उन्हें लागू करना होगा। तो अगर आप इसे देखो कि राज्यपाल महोदय 5वीं सूची में, अनुसूची में संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देंगे। इसके तहत केंद्र सरकार को कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है कि वो, यानी केंद्र सरकार राज्य के ऊपर या उन क्षेत्रों के ऊपर जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरी करने के लिए जो प्रशासनिक ढांचे में बदलाव है वो बदलाव करने का आदेश जो है केंद्र सरकार उक्त राज्य सरकार को दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं पैरा 5, पैरा 4। पैरा 4 में यह कहा गया है कि राज्यपाल महोदय, उस राज्य के जो राज्यपाल महोदय है, राज्यपाल महोदय इस एक परिषद का गठन करेंगे और उस परिषद को कहेंगे जनजातीय सलाहकार परिषद। अब ये एडवाइजरी बॉडी है, ये कोई कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है, ये सलाहकार परिषद है। और राज्यपाल महोदय जो है इस परिषद में कम से कम 20 सदस्यों को जो है मनोनीत करेंगे और संविधान के दायरे में इसे जो भी उस विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 3/4 या जो भी कुल सदस्य संख्या है उसके 3/4 और 3/4 जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद में जो है राज्यपाल महोदय को मनोनीत करने चाहिए। अच्छा, इनमें राज्यपाल महोदय को जो जनजातीय विधायक है उस राज्य में, राज्य की विधानसभा में, उनको जो है मनोनीत करना चाहिए। और ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये उन क्षेत्रों के कल्याण के लिए, वहां पर कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ सलाह जो है राज्यपाल महोदय को देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये सलाहकार परिषद है तो इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है राज्यपाल महोदय पर राज्यपाल महोदय के लिए उन अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए, वहां की जनजातियों के कल्याण के लिए ये जो सलाह है ये बहुत काम की होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सलाह जो है वो राज्यपाल महोदय को देते हैं। अब पैरा 5 क्या कहता है? पैरा 5 बात करता है कानूनों की। पैरा 5 ये कहता है कि जो भी राज्य के कानून है या जो भी केंद्र के कानून है ये अनुसूची 5 के तहत जो क्षेत्र आते हैं, ये जो 10 राज्य है, इन 10 राज्यों के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़ तो हो गया, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र है, इन अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र या राज्य के जो कानून हैं इनको लागू करने के लिए राज्यपाल महोदय की अनुमति अत्यावश्यक है। यानी बिना राज्यपाल महोदय के अनुमति के राज्य का कानून हो या केंद्र का कानून हो, इन क्षेत्रों पर लागू नहीं हो सकता। अगर राज्यपाल महोदय को ऐसा लगता है कि उन अनुसूचित क्षेत्रों की जो जनजाति है उनकी रूढ़ी परंपराएं हो या उनकी जो जीवन जीने का तरीका है उसमें कोई केंद्र का या राज्य का कानून खलल डाल सकता है, तो राज्यपाल महोदय उस कानून को उन क्षेत्रों में लागू करने से मना कर सकते हैं। या अगर राज्यपाल महोदय को लगता है कि उन कानूनों में कुछ बदलाव करके उन क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, तो राज्यपाल महोदय जो है उन क्षेत्रों में उन कानूनों को लागू करेगा, पर उसके पहले कुछ बदलाव उन कानूनों में राज्यपाल महोदय जो है अपने लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैरा 6 पर। पैरा 6 मुख्य तौर पर बात करता है जमीन से जुड़े हुए जो मामले हैं उनके बारे में। जो जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पर जो आदिवासी है, अधिवास जिनका है, वो जमीन को, वहां के संसाधनों को अपना घर समझते हैं, वो उनकी जिंदगी है। अब उन क्षेत्रों में जो जमीन का हस्तांतरण होता है उससे संबंधित जो रेगुलेशंस लाने की जरूरत है उसके अधिकार राज्यपाल महोदय को दिए हैं। तो राज्यपाल महोदय जो है इन क्षेत्रों में शांति स्थापित हो, इन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जो जमीन या जंगल से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उनके लिए जो है रेगुलेशन बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो TAC है, जिसको हम कहते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या जनजातीय सलाहकार परिषद, इसकी सलाह एवं राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी अत्यावश्यक है। ऐसे 3 प्रकार के रेगुलेशंस मुख्य तौर पर होते हैं, जैसे जमीन का हस्तांतरण आदिवासी से आदिवासी के बीच में या आदिवासी से नॉन आदिवासी के बीच में, यानी जो ST है इनसे किसी और को हस्तांतरण या STs के बीच में भी हस्तांतरण जो है, इसके बारे में रेगुलेशन जो है वो राज्यपाल महोदय बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आदिवासियों को कोई जमीन देनी है उसके लिए भी रेगुलेशन जो है वो राज्यपाल महोदय बनाएंगे। और जो मनी लेंडिंग है, देखो आदिवासी क्षेत्र जो है या जनजातीय क्षेत्र जो है ये अविकसित क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र है। यहाँ पर जो हमारी आधुनिक जो प्रणालियाँ है, आर्थिक प्रणाली है, वो इतनी विकसित नहीं है, बैंकों का नेटवर्क इतना सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर मनी लेंडिंग की समस्या अंग्रेजों के ज़माने से चलती आई है। इस समस्या को ख़त्म करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में पैसों का चलन हो, उसके लिए भी जरूरी रेगुलेशन जो है वो राज्यपाल महोदय बनाते हैं। अगर कुछ क्षेत्रों में मनी लेंडिंग आवश्यक है, हालांकि ये गलत है, उसके बावजूद भी अगर आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसके लिए भी रेगुलेशन बनाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल महोदय के पास है। ठीक है, अब आखिरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आदिवासी जो क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, यहां से संबंधित
और इन क्षेत्रों से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो संसद को उसका अधिकार है, किंतु संसद जो कानून बनाएगी जनजातीय क्षेत्रों के लिए वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं करेगी। वो एक सामान्य विधेयक से जो है वो कर सकती है। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो पेसा एक्ट आपने सुना है, ये पेसा एक्ट जो है ये अनुसूची 5 से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा है, इसके अलग अलग प्रावधान है, इसलिए मैं इसके लिए अलग सा सेशन लूँगा। तो आप इन प्रावधानों को अच्छे से देख लीजिए। आप इसका स्नैप भी ले सकते हैं ताकि आपको और अध्ययन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये जो राज्य है, इन राज्यों में कुछ बदलाव तब हुए थे जब तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो उस वजह से भी जो राज्यों की संख्या है उनमें बदलाव आया है। धन्यवाद।